नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेंगे गर्म कपड़े और रोजाना अंडा। झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले 3 से 6 वर्ष के सभी बच्चों को ठंड से बचाने के लिए झारखंड सरकार जल्द ही गर्म कपड़ा का वितरण करेगी। यह बातें चाईबासा में सेविका सहायिका की ओर से आयोजित आभार यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने कही। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आप लोगों के कार्य को देखते हुए मानदेय बढ़ाने का बड़ा कदम उठाया है। आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने क्षेत्र में कुपोषण, अंधविश्वास और शिक्षा को दूर कर समाज को नई दिशा दें। वहीं आपके विभाग में छोटे बच्चों को इस वर्ष सरकार गर्म कपड़ा वितरण करेगी। साथ ही कुपोषण मिटाने के लिए प्रत्येक दिन आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए अंडा भी दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि आभार यात्रा में इतनी भीड़ सेविका सहायिकाओं को देखकर काफी अच्छा लग रहा है। झारखंड में स्थानीयता नीति और ओबीसी आरक्षण पर सीएम हेमंत सोरेन कही बड़ी बात। राज्य में महागठबंधन की सरकार 11 नवंबर को विशेष सत्र बुला रही है। इस सत्र में 1932 का खतियान और ओबीसी को 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया जाएगा। उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजरप्पा प्रोजेक्ट स्थित कॉलोनी स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कही। श्री सोरेन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड के खनिज संपदा की राजस्व राशि 1,36 करोड़ मांगा गया तो यहां सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स भेज दिया गया ताकि झारखंड डर से अपना अधिकार नहीं मांग सके। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में सिर्फ सरकार के मंत्रियों और विधायकों के यहां छापे पड़ रहे हैं। लगता है कि विपक्ष के विधायक और नेता दूध के धुले में हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य गठन के बाद पहली बार पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। सरकार किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और नौजवानों एवं जरूरतमंदों के साथ खड़ी है। आप सबको बता दूं कि हेमंत सोरेन के अनगढ़ा माइनिंग लीज आवंटन और गरीबों के सेल कंपनियों के जरिए निवेश के मामले में दायर जनहित याचिकाओं की मेंटेनेबिलिटी पर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली एसएलपी पर 7 नवंबर यानी कि आज फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की ओर से दायर एसएलपी पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। झारखंड हाईकोर्ट में चल रही जनहित याचिकाओं की सुनवाई पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब जो है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 7 नवंबर को यानी कि आज फैसला सुनाएगा। यह मामला जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धुलिया की खंडपीठ में सूचीबद्ध है। झारखंड स्थापना दिवस समारोह में 5,000 करोड़ की योजनाओं का होगा उद्घाटन और शिलान्यास। झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में होने वाले कार्यक्रम की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा की। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य समारोह 3 घंटे का होगा जो दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस अवसर पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। वहीं 1,000 से अधिक नवचयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री ने वरीय अधिकारियों के साथ इस उच्च स्तरीय बैठक में समारोह के मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी ली और अहम निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सभी तैयारियां ससमय पूरी हो जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद रहेंगी। ऐसे में यहाँ सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त होनी चाहिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो और कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की सहूलियत का भी ध्यान रखा जाए। बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण इक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, वंदना डाडेल, अमिताभ कौशल, मनोज कुमार, अमित कुमार, राजीव लोचन बख्शी और डीसी राहुल सिन्हा मौजूद थे। मुख्यमंत्री इस समारोह में सीएम सारथी योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, एकलव्य स्किल स्कीम योजना का शुभारंभ करेंगे। वहीं इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी 2022 और झारखंड एथनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2022 को लॉन्च करेंगे। झारखंड में 5 साल बाद मिडिल स्कूल बने हाई स्कूल। नए 380 स्कूलों में अगले सत्र से होगी पढ़ाई। राज्य में पहली बार एक साथ 380 मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया है। शनिवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने उक्त स्कूलों को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। संभवतः विभाग अगले सप्ताह इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा। अपग्रेड किए गए हाई स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। राज्य में वर्ष 2009-10 में मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल में अपग्रेड करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। वर्ष 2016-17 के बाद से यह प्रक्रिया बंद थी।
5 वर्ष बाद स्कूलों को फिर से अपग्रेड किया गया है। जिन मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया है उनमें उत्कृष्ट विद्यालय के लिए चयनित स्कूल, प्रखंड स्तर के स्कूल और आदर्श विद्यालय के तहत चयनित 100 या उससे अधिक नामांकन वाले स्कूल शामिल हैं। इसके अलावा विभाग द्वारा गठित कमेटी द्वारा अनुशंसित 109 और शिक्षा मंत्री के निर्देश के आलोक में अपग्रेड किए गए 24 स्कूल भी शामिल हैं। झारखंड में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, बढ़ेगी ठंड या मिलेगी राहत, आइए जान लेते हैं। झारखंड में 12 नवंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध, इसके बाद आसमान साफ और मौसम के मुख्यतः शुष्क रहने के आसार हैं। इस दौरान कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विभाग की माने तो 7 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक बारिश की संभावना नहीं है। इस दौरान अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आप सबको बता दूं कि पिछले 24 घंटे में झारखंड में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज का रहा, जबकि सबसे कम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस खुट्टी में दर्ज किया गया। आप सबको बता दूं कि मौसम विभाग की ओर से 7 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। रांची और इसके आसपास के मौसम को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसके तहत 12 नवंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान में साफ रहने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 7 नवंबर को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस, 8 नवंबर को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस, 9 नवंबर को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस एवं 10 नवंबर को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बुढ़ा पहाड़ पर नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, भारी मात्रा में आईडी बम और हथियार बरामद। बुढ़ा पहाड़ पर चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के दौरान रविवार को कोबरा 203 बटालियन को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने रविवार को बुढ़ा पहाड़ के जोगपानी नामक जंगल के पास से भारी मात्रा में आईडी बम, हथियार एवं गोला बारूद सहित काफी मात्रा में अन्य सामग्री बरामद की है। आप सबको बता दें कि ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। आप सबको बता दो कि एक ही साथ एक ही जगह पर छुपा कर रखे गए 138 आईडी बम बरामद हुए हैं। रविवार को सर्च अभियान में निकली कोबरा 203 बटालियन को जोगपानी नामक स्थल पर नक्सलियों द्वारा छिपा कर रखे गए आईडी बम पर नजर पड़ी। तब सर्च अभियान में शामिल जवानों के द्वारा गहनता से उस स्थल की जांच करने पर वहां नक्सलियों द्वारा छुपा कर रखी गई कई सामग्री बरामद की गई। लातेहार के बालूमाथ में पत्रकार पर चलाई गोली, हथियार सहित 2 आरोपी हुआ गिरफ्तार। लातेहार जिला अंतर्गत बालूमाथ के पत्रकार जावेद अख्तर पर रविवार को माधव ढाबा में दिन दहाड़े गोली चलाई गई। इसमें पत्रकार बाल बाल बच गए। पत्रकार अख्तर ने पुलिस को बताया कि वह माधव ढाबा में बैठा हुआ था। इसी बीच पलामू जिला के पांकी थाना स्थित छतरपुर निवासी अनिल सिंह गाड़ी से पहुंचे। उसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी साथ में था। अनिल सिंह उनसे बात करने की कोशिश की। इसी बीच गाड़ी से उतरकर दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि आप जावेद अख्तर पत्रकार हैं? मेरे द्वारा हाँ कहने पर राइफल निकाला और सीधे गोली चला दिया। इस दौरान बाल बाल बच गया। उसने दूसरी बार भी गोली मारने का प्रयास किया, लेकिन वे भागकर होटल के अंदर छुप गए, जिसके बाद दोनों लोग गाड़ी में बैठकर पांकी की ओर फरार हो गए। सूचना पाकर बालूमाथ एसडीपीओ अजित कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर शशि रंजन दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे। आसपास के सभी थाना पिकेट में वाहन चेकिंग अभियान लगा दिया गया। इसी बीच हरहंज थाना प्रभारी मुकेश चौधरी ने आरोपी अनिल सिंह समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं 2 राइफल भी बरामद किया। झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए 2 राउंड की काउंसलिंग पूरी, 1834 सीटें अब भी है खाली। राज्य के 16 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 2 चरण की काउंसलिंग के बाद भी कुल 4898 में से 1834 सीटें रिक्त रह गई है। राज्य के सरकारी, निजी और पीपीपी मोड में चल रहे इंजीनियरिंग कॉलेजों में 37.5% सीटें रिक्त है। जेईई मेन में सफल हुए राज्य के 7353 विद्यार्थियों के लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की थी। पहले चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया में 2801 विद्यार्थियों को राज्य मेधा सूची में जगह मिली। इन विद्यार्थियों ने 15 अक्टूबर तक नामांकन पूरा किया। इसके बाद दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की गई, फिर भी सीटें खाली रह गई। अब इन रिक्त सीटों को भरने के लिए जेसीईसीईबी ने तीसरे और चौथे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की है। तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए विद्यार्थी 7 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। वहीं चौथे चरण के लिए विद्यार्थी चॉइस फिलिंग 18 नवंबर से कर सकेंगे।
झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में अब नेक ग्रेडिंग के आधार पर पीएचडी पॉइंट की बाध्यता खत्म। झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में अब विश्वविद्यालय और कॉलेजों को मिली नेक ग्रेडिंग के आधार पर पीएचडी पॉइंट की अनिवार्यता समाप्त होगी। नियुक्ति में झारखंड के युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। यूजीसी एक्ट 2018 के प्रस्ताव में झारखंड सरकार संशोधन करने जा रही है। शीघ्र ही इससे संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट के बैठक में लाया जाएगा। आप सबको बता दूं कि झारखंड के किसी भी विश्वविद्यालय को नेक से ए या फिर A+ ग्रेडिंग नहीं मिली है। इससे झारखंड के अभ्यर्थियों को नियुक्ति में कम पॉइंट मिलने की संभावना थी। इसे लेकर राज्य के युवाओं ने आंदोलन भी किया था। T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। जानिए किसका अब किससे होगा सामना। T20 वर्ल्ड कप 2022 के सुपर 12 में से अब 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई है, जिसमें ग्रुप 1 से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम है, तो वहीं ग्रुप 2 से भारत और पाकिस्तान की टीम इसमें शामिल है। अब इन चारों टीमों में से 2 टीम फाइनल में पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले सेमीफाइनल की जंग अभी बाकी है। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैचों की बात करें तो पहला सेमीफाइनल मुकाबला 9 नवंबर को, तो वहीं दूसरा सेमीफाइनल मैच 10 नवंबर को खेला जाएगा, जबकि 13 नवंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा। पहले सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड का सामना पाकिस्तान के साथ होगा, तो वहीं दूसरा सेमीफाइनल मैच इंग्लैंड और भारत के बीच होगा। आईसीसी शेड्यूल के मुताबिक पहले सेमीफाइनल में ग्रुप 1 के पहले नंबर की टीम यानी न्यूजीलैंड का सामना ग्रुप 2 के दूसरे नंबर की टीम पाकिस्तान के साथ, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में ग्रुप 2 के पहले नंबर की टीम भारत का सामना ग्रुप 1 के दूसरे नंबर की टीम इंग्लैंड के साथ होगा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।